प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को YouTube चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में डायरी बिंदु लिखा गया है और डायरी लिखने की कला ये पाठ कक्षा 11-12 की पाठ्यपुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से है। मैं आशा करता हूं कि ये पाठ्यपुस्तक आपके पास है। हमने 2 बिंदु कविता और कहानी पाठ संख्या 6 और पाठ संख्या 8 पढ़ लिए हैं। वीडियो इसी चैनल पर मौजूद है। मुझे आशा है कि आप मूल पुस्तक अपने पास रखते हैं और मेरे पढ़ाने के साथ साथ उसको मार्क करते चलते हैं। वीडियो के साथ साथ उसको मार्क करते हैं। देखना शुरू करिए। अमेरिकी पत्रकार गैल हैमिल्टन के कथन से ये शुरू हो रहा है कि किताब के 2 आवरण पृष्ठों के बीच जो लेखक डालता है वह लोक की संपदा है, यानी वह सार्वजनिक है। जो कुछ वह नहीं डालता है वह निजी संपदा वह है। तो जो पुस्तकों में प्रकाशित नहीं होता है वो लेखक की निजी संपदा है। ये गैल हैमिल्टन का कथन है, अमेरिकी पत्रकार है। देखना शुरू करिए। डायरी के एक उदाहरण से ही उन्होंने शुरू किया है। किसी व्यक्ति ने डायरी लिखी है। मंगलवार 13 जून 2006 को आज बहुत गर्मी थी। तापमान अपनी हदें खत्म करता हुआ दिख रहा था, पर फिर भी अपने पुराने मित्र आनंद से मिलकर ठंडक महसूस की। इस उदाहरण का अर्थ यह है कि डायरी पर वार, तारीख यानी समय के संदर्भ के साथ लिखी जाती है। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि डायरी में समय का संदर्भ साथ दिया जाता है तो ठीक कथन होगा। इसको ध्यान रखिएगा। आप लोग इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसको देखिए। क्या है डायरी? इतिहास के आईने में डायरी, डायरी लेखन और हम, डायरी लेखन और स्मृतियां, कुछ विचार बिंदु, ये इस पाठ की विषय वस्तु है। देखिए, मोटे गत्ते की जिल्द वाली, जिल्द तो आप लोग जानते हैं कवर, उस नोटबुक से आप सभी परिचित होंगे जिसके पन्नों पर साल के 365 दिन की तिथियां क्रम से सजी होती है। तो डायरी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वो समय के संदर्भ के साथ घटित होती है। समय का संदर्भ उसमें साथ दिया जाता है और हर तिथि के साथ एक आधे पृष्ठ की खाली जगह छोड़ी जाती है। यह खाली जगह उस तिथि विशेष के साथ संबद्ध सूचनाओं या निजी बातों को दर्ज करने के लिए होती है। मसलन आने वाले खास दिन के लिए तयशुदा दायित्व और कार्य योजनाएं उसमें लिखकर छोड़ी जा सकती हैं, ताकि डायरी उस तिथि के आने पर हमें हमारे संकल्प की याद दिला दे। इसी तरह हमने कभी कोई ऐसा काम किया या किसी अनुभव से गुजरे जिसे हम याद रखना चाहते हैं तो डायरी में उस तिथि विशेष के पन्ने पर दर्ज किया जा सकता है। मान लीजिए 17 तारीख को कुछ विशेष बात है, अगर आप उसे याद रखना चाहते हैं तो वो 17 तारीख का जो कॉलम है उसी में हम उसको दर्ज कर सकते हैं। ये उस डायरी का काम है। ऐसा करके हम अपने काम या अनुभव को लिखित शब्दों के सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा देते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि वह विस्मृति का शिकार न हो। महत्वपूर्ण बात नोट करने के लिए भी हम डायरी का इस्तेमाल करते हैं जो बाजार में उपलब्ध है। देखिए, सामान्यतः डायरी लेखन की जब चर्चा होती है तो उसका आशय डायरी के इसी दूसरे उपयोग से होता है। दिन भर आप जिन घटनाओं, गतिविधियों, विचारों से गुजरते रहे उन्हें डायरी के पृष्ठों पर शब्दबद्ध करना ही डायरी लेखन है। तो दिन भर हम जो कुछ करते रहे उसको एक स्थान पर लिख डालना, ये डायरी लेखन है। देखिए, यह लेखन मूलतः आपके अपने उपयोग व उपभोग के लिए होता है। तो डायरी लेखन वस्तुतः लेखक अपने लिए करता है। हालांकि यह भी सच है कि पिछले कुछ दशकों में ऐसा लेखन एक विधा के रूप में, पर यह डायरी लेखन जो निजी वस्तु है एक साहित्यिक विधा के रूप में भी पाठकों में खासी लोकप्रिय हो गई है। पिछली सदी की सर्वाधिक पढ़ी गई पुस्तकों में से एक है एनी फ्रैंक नामक किशोरी की पुस्तकाकार छपी हुई डायरी। तो एनी फ्रैंक ये जो किशोरी है उसकी डायरी 1942-44 के दौरान नाजी अत्याचार के बीच एम्स्टर्डम में छुपकर रहते हुए लिखी थी। आप लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व हिटलर यहूदी धर्म को मानने वाले लोगों पर अत्याचार कर रहा था।
हिटलर ने अपने लोगों को कहा कि ये यहूदी ही हमारी पराजय पतन की वजह है, तो इन यहूदियों को मार डाला जाए। उसने यहूदियों को मार डालने के विभत्स तरीके अपनाए। गैस चैम्बर बनाया जिसमें एक साथ हजारों लोग मारे जा सकते हैं। यहूदियों को अपने सीने पर एक पीला सितारा बनाने को विवश किया गया ताकि उनकी पहचान हो सके। उनके स्कूल कॉलेज इत्यादि अलग कर दिए गए। तो एन फ्रैंक ये जो किशोरी है वो यहूदी परिवार की एक किशोरी है, और उसकी जो डायरी है वो एकदम प्रामाणिक दस्तावेज है कि किन अत्याचारों के बीच यहूदियों को गुजरना पड़ा है। तो उसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज के साथ साथ एक साहित्यिक कृति के रूप में भी महत्वपूर्ण माना गया। यह तो महज एक उदाहरण है। इस तरह चर्चा में आने वाली कई समान धर्मा कृतियां रही। हिंदी में भी पिछले कुछ दशकों में कई बड़े रचनाकारों की डायरियां, देखिए ये तो बहुत प्रसिद्ध हुई है। मोहन राकेश जी की डायरी और रमेश चंद्र शाह जी की डायरी किताब की शक्ल में छप चुकी हैं, जिन्हें उनकी निजी जिंदगी और उनके दौर में झांकने के लिए एक नायाब निमंत्रण के तौर पर बड़े चाव से पढ़ा गया है। मोहन राकेश और रमेश चंद्र शाह प्रसिद्ध साहित्यिक व्यक्तित्व हैं। उनकी जो डायरियां छपी हैं तो वो उनके समय का एक प्रामाणिक दस्तावेज है। यात्रा वृत्तांत तो काफी पहले से डायरी के रूप में लिखे जाते रहे हैं। इसको ध्यान से समझिएगा। ये कृतियां जिनकी हम बात कर रहे हैं यात्रा वृत्तांत लिखी गई हैं डायरी की शक्ल में। तो अगर परीक्षा में पूछा जाएगा कि रामवृक्ष बेनीपुरी की पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है, तो हमारा उत्तर होगा यात्रा वृत्तांत। रामवृक्ष बेनीपुरी की पैरों में पंख बांधकर राहुल सांकृत्यायन की रूस में 25 मास, सेठ गोविंद दास की सुदूर दक्षिण पूर्व, सज्जन सिंह की लद्दाख यात्रा की डायरी, डॉक्टर रघुवंश की हरी घाटी इत्यादि पुस्तकें यात्रा डायरी ही हैं। तो यात्रा वृत्तांत कहेंगे हम इसको। ये अलग बात है कि वो डायरी की शक्ल में लिखी गई हैं। समझ रहे हैं आप लोग, मैं बात को दोहरा रहा हूं कि पैरों में पंख बांधकर रूस में 25 मास, सेठ गोविंद दास की सुदूर दक्षिण पूर्व, इनके नाम तो याद करने ही हैं। ये भी समझना है कि ये डायरी के रूप में तो लिखी गई हैं, लेकिन अगर हमको पूछे किस विधा की रचना है तो यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, देखिए हिंदी के 19वीं शताब्दी के 5वें दशक में हिंदी के महान कवि और विचारक गजानन माधव मुक्तिबोध ने एक साहित्यिक की डायरी लिखकर, देखिए मैं फिर वही बात बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा। एक साहित्यिक की डायरी आलोचना की पुस्तक है। मैंने मूल पुस्तक पढ़ी है, मेरे पास मूल पुस्तक मौजूद भी है। इसको आप डायरी की हां कदापि नहीं भरे। एक साहित्यिक की डायरी किस विधा की रचना है, अगर यह प्रश्न पूछा जाए तो आलोचना की रचना है। शीर्षक उन्होंने डायरी लिखा है। ठीक है, तो देखिए हिंदी के महान कवि और विचारक गजानन माधव मुक्तिबोध ने एक साहित्यिक की डायरी लिखकर साहित्यिक समस्याओं के संबंध में अपनी उधेड़-बुन को उपयोगी पाठ बनाने का एक अद्भुत प्रयोग किया था। समकालीन पत्र पत्रिकाओं में भी रचनाकारों के डायरियों के अंश छपते रहते हैं, जिसमें पाठकों को अक्सर उधेड़-बुन की शैली प्रकट करने वाले कुछ उत्तेजक विचार बिंदु, किसी यात्रा का वृत्तांत, किसी साहित्यिक जगत की चटपटी खबर पढ़ने को मिल सकती है। लेकिन उन सब बातों का मतलब यह नहीं है कि डायरी सचमुच कहानी, उपन्यास, कविता या नाटक की तरह पाठक के लिए लिखी जाने वाली कुछ खास रचनाओं का विधागत नाम है। डायरी इस अर्थ में साहित्यिक विधा नहीं है। जिस अर्थ में हम कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक, वो तो लिखी ही पाठक के लिए जाती है। डायरी लेखक लिखता है अपने लिए। देखिए भले ही वह किसी और साहित्यिक विधा को अपना रूप उधार दे दे, जैसे यात्रा वृत्तांत डायरी की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, उपन्यास, नाटक, आलोचना, ये सब डायरी की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, डायरी के रूप में लिखे जा सकते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि डायरी कोई साहित्यिक विधा है। वो अलग बात है। डायरी लेखक अपने लिए लिखता है, प्रकाशित हो जाए वो अलग बात है। देखिए मसलन निबंध, कहानी, उपन्यास डायरी की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, लेकिन वहां डायरी का सिर्फ रूप होगा। एक साहित्यिक की डायरी, डायरी का रूप हो सकता है, डायरी का शीर्षक हो सकता है, लेकिन वो विधा आलोचना की है।
अंतर्वस्तु के लिहाज से उसे डायरी नहीं कहा जा सकता। तो फिर डायरी सचमुच क्या है? हम कह सकते हैं कि वह नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्संबंधी बौद्धिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा है। तो पीएससी प्रश्न कैसे बनाती है? मेरा पूरा बल इस बात पर है कि जब आपको विषय वस्तु पढ़े तो इस बात को समझे कि किस तरह मोड लेता है वहां प्रश्न ये होगा, क्या डायरी नितांत निजी वस्तु है? ठीक कथन है। डायरी लेखक अपने लिए लिखता है, अपनी जानकारी को बनाए रखने के लिए लिखता है, और वो नितांत निजी वस्तु है। इस दृष्टिकोण से डायरी कभी नहीं लिखी जाती कि मेरी डायरी कभी कोई पढ़ेगा। डायरी तो आपकी कोई पढ़े ना, यही ठीक होगा। देखिए, इन्हें हम किसी और के लिए नहीं, स्वयं अपने लिए शब्दबद्ध करते हैं। ऐसा अवश्य हो सकता है कि किसी समय उनकी सामाजिक सांस्कृतिक उपयोगिता का कोई पहलू हमारे ऊपर उन्हें वाक्य को पूरा करके हम एन फ्रैंक की डायरी के बारे में पढ़ेंगे। सार्वजनिक कर देने का दबाव बनाए, इसका मतलब यह नहीं है कि वह सार्वजनिक किए जाने के लिए ही लिखी जाती है। तो डायरी सार्वजनिक किए जाने के लिए नहीं लिखी जाती। डायरी नितांत निजी वस्तु है, इस पर मैं बार बार बल दे रहा हूं, इसको समझिएगा, ये पाठ का मूल बिंदु है। देखिए, एन फ्रैंक, उनके डायरी के बारे में पढ़ते हैं। एनी फ्रैंक बहुत मशहूर उनकी डायरी है, दुनिया भर में मशहूर हुई हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं एनी फ्रैंक की तस्वीर है। नाजी अत्याचारों में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। एनी फ्रैंक 1929 से 1945 जर्मनी में पैदा हुई एक यहूदी लड़की थी। आपको पहले ही बता दिया है, हिटलर ने यहूदियों पर बहुत अत्याचार किए। जर्मनी में जब नाजियों की सत्ता कायम हुई तो यहूदियों पर अत्याचार शुरू हुए, तो वह परिवार समेत एम्स्टर्डम चली गई। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। नीदरलैंड्स पर भी नाजियों का कब्जा हुआ और यहूदियों पर अत्याचार का दौर वहां भी शुरू हुआ। ऐसी स्थिति में जुलाई 1942 में उनका परिवार एक दफ्तर के गुप्त कमरे में छुपकर रहने लगा, जहां 2 साल बिताने के बाद वे नाजियों की पकड़ में आ गए। 2 साल तक तो छिपा हो रहा वो परिवार, फिर पकड़ में आ गया। उन्हें यातना कैंप में ले जाया गया, जहां फरवरी या मार्च 1945 में एनी की मृत्यु हो गई। यातनाओं को सहते हुए उन्हें भूखा रखा जाता था। जेलों में अमानवीय यहूदियों पर अत्याचार किए जाते थे, उनको मार डाला जाता था। यही नहीं, उसके पिता को छोड़कर परिवार का कोई प्राणी जीवित नहीं बचा, केवल उसके पिता जीवित बचे, पूरा परिवार मार डाला गया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद उसके पिता वापस एम्स्टर्डम पहुंचे। वहां उन्होंने एनी की डायरी की तलाश की और संयोग से सफल रहे। ये डायरी एनी को उसके 13वें जन्मदिन पर मिली थी। कक्षा 12 में एन फ्रैंक की डायरी चल भी रही है, उसको ठीक से कभी फुर्सत में पढ़िएगा। अभी तो पाठ्यक्रम से उसको हटा दिया है। जब वो पाठ्यक्रम में शामिल रही है कक्षा 11-12 की पुस्तकें, तब बहुत प्रश्न एनी फ्रैंक की डायरी से पूछे जाते रहे। जून 1942 से अगस्त 1944 तक उसमें अपनी खास खास बातों और नाजी आतंक के अनुभवों को लिखती रही। उसके पिता ने महसूस किया कि एनी की डायरी इतिहास के उस भयानक दौर का अप्रतिम दस्तावेज है। उन्हें प्रकाशित करने के लिए दौड़ धूप शुरू की। 1947 में मूलतः डच भाषा में लिखी गई। देखिए, पाठ अभिव्यक्ति और माध्यम से चल रहा है तो ये पूछा जा सकता है एन फ्रैंक की डायरी मूलतः किस भाषा में है? डच भाषा में। डायरी अंग्रेजी में डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, अंग्रेजी में जब अनुदित हुई तो डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से प्रकाशित हुई। 20वीं सदी की सर्वाधिक पढ़ी गई पुस्तकों में से एक है। कई जगह इसे पाठ्यक्रम में भी रखा गया। वास्तव में एलिया इहरनबुर्ग ने एक वाक्य में इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता को रेखांकित किया है। क्या विशेषता बताई है एलिया इहरनबुर्ग ने? कि ये 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली आवाज है। एक ऐसी आवाज जो किसी संत या कवि की नहीं है, बल्कि एक साधारण लड़की की आवाज है। 60 लाख पीड़ित लोगों की ओर से आवाज एक साधारण लड़की की। तो एनी फ्रैंक की डायरी लेखन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। देखिए,
हम अपनी चर्चा पर वापस लौटते हैं कि डायरी किस लिए लिखी जाती है? सार्वजनिक करने के लिए लिखी जाती है, गलत कथन होगा। अगर आपको ये कथन दिया जाए कि डायरी सार्वजनिक किए जाने के लिए लिखी जाती है, गलत कथन होगा। शुद्ध लेखन के स्तर पर देखें तो वह अपना ही अंतरंग साक्षात्कार है। इस तरह के प्रश्न पीएससी बनाती है। डायरी अपना ही अंतरंग साक्षात्कार है, खुद से साक्षात्कार है, वो खुद का इंटरव्यू है, खुद को जानने की प्रक्रिया है, अपने ही साथ स्थापित होने वाला संवाद है। एक ऐसा साक्षात्कार और संवाद जिसमें हम सभी वर्जनाओं यानी प्रतिबंधों से मुक्त होते हैं। अब हम ही डायरी लिख रहे हैं तो ईमानदारी से लिख सकते हैं। हम क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या घटनाएं घटित हुई है, उनको वास्तविक ढंग से लिख सकते हैं। ये डायरी की विशेष बात है। जिन बातों को हम दुनिया में किसी और व्यक्ति के सामने नहीं कह सकते, उन्हें भी डायरी के पन्नों में शब्दबद्ध करके खुद को सुना डालते हैं। ऐसा करके हम खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। दूसरे अपने अंदर अनजाने इकट्ठे होते भार से मुक्त होते हैं। वो घटनाएं जो हमारे भीतर एक भार की तरह, उससे मुक्त होते और विस्मृति के अंधेरों में खोते अपने व्यक्तित्व के पहलुओं को इस तरह रिकॉर्ड कर लेते हैं कि उन्हें पलट कर छुआ जा सके। हमने अपने आज के दिन के बारे में महत्वपूर्ण बात, अपने आज के विचार, आज की स्थितियां, आज की प्रमुख घटनाएं लिख ली, तो वर्षों बाद भी हम पलट के देख सकते हैं कि उस दिन हम किस स्थिति में थे, कितने आशान्वित थे, कितने निराशा में डूबे थे, कितनी विकट परिस्थितियों में घिरे थे। देखिए, ऐसा नहीं है कि डायरी सिर्फ निजी सत्यों को शब्द देने का जरिया हो, जिनकी किसी और में अभिव्यक्ति वर्जित है। वह एक तरह का व्यक्तिगत दस्तावेज भी है, जिसमें जीवन के खास क्षणों, अपने समय विशेष के अंदर कौंध जाने वाले विचार, यादगार मुलाकात, बहस मुबाहिसों को भी हम दर्ज कर लेते हैं। हम केवल घटनाएं ही नहीं, अपने विचार भी दर्ज कर लेते हैं। अपनी कई तरह की स्मृतियों को हम कैमरे की मदद से रिकॉर्ड करते हैं, पर खुद अपना पाठ तैयार करना, जो कुछ घटित हुआ उसकी कहानी कहना, एक ऐसा तरीका है जो आने वाले दिनों में हमें लम्हों को दोबारा जीने का मौका देता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में यह तरीका सचमुच नायाब है। जिंदगी की तेज रफ्तार में आशंका इस बात की हमेशा बनी रहती है कि सतही और फौरी किस्म की चिंताओं से, यानी तात्कालिक चिंताओं के कारण, अनवरत हमलों के बीच गहरे आशय वाली घटनाओं और वैचारिक उत्तेजनाओं को हम भूल न जाएं। डायरी हमें भूलने से बचाती है, तो यह भी डायरी की एक विशेषता है। यात्राओं के दौरान डायरी लिखना तो बहुत उपयोगी साबित होता है। एक लंबे सफर का वृतांत आप सफर से लौटकर लिखना चाहें तो शायद पूरे अनुभव का 2/3 हिस्सा ही बच बचा कर शब्दों में उतर आएगा, यानी 1/3 हिस्सा तो गायब हो जाएगा। आप लंबे सफर पर जाएं और लौटकर उस सफर के बारे में लिखना चाहें तो कुछ हिस्सा तो गायब हो ही जाएगा। लेकिन अगर आपने सफर के दरमियान प्रतिदिन अपनी डायरी लिखी तो अपने तजुर्बे को लगभग मुकम्मल तौर पर दोहरा पाना आपके लिए संभव होगा। डायरी लिखना अपने साथ एक दोस्ती कायम करने का बेहतरीन जरिया है। अगर आप खुद अपने साथ अच्छी दोस्ती गांठना चाहते हैं तो इन खास खास बातों को ध्यान में रखें। देखिए, डायरी के मुख्य बिंदु। डायरी या तो किसी नोटबुक में या पुराने साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए। पुराने साल की डायरी में पहले से पड़ी हुई तिथियों की जगह अपने हाथ से तिथि डालें। यह सुझाव है कि आप कहीं मौजूदा साल की डायरियों में तिथियों के अनुसार बने सीमित स्थान में अपने को बंधा हुआ महसूस न करें। यह सुझाव है, अनिवार्यता नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी दिन 2-3 पंक्तियां ही लिखना चाहें और किसी दिन हमारी बात 5 पन्नों में भी पूरी ना हो। कहा भी गया है, सभी दिन एक समान नहीं होते। ऐसे में डायरी का किसी निश्चित तिथि के साथ दिया गया सीमित स्थान हमारे लिए बंधन बन जाएगा। इसलिए नोटबुक या पुराने साल की डायरी अधिक उपयोगी साबित होगी। उसमें अपनी सुविधा के अनुसार तिथियां डाली जा सकती है और स्थान का उपयोग किया जा सकता है। देखिए, लेखन करते हुए आप स्वयं तय करें कि आप क्या सोचते हैं और खुद को क्या कहना चाहते हैं।
यह तय करते हुए आपको यथासंभव बाहरी दबावों से मुक्त होना चाहिए। इस तरह के प्रश्न मेरा अनुमान है कि पीएससी बनाएगी। डायरी लिखते हुए लेखक को बाहरी दबावों से मुक्त होना चाहिए, ठीक कथन है। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि कभी कोई पढ़ेगा तो क्या सोचेगा, तो डायरी लिखी नहीं जाएगी, उसमें वो ईमानदारी नहीं रह पाएगी। अपनी दिन भर की घटनाओं, मुलाकातों, ख्यालातों इत्यादि में कौन कौन सी आपको दर्ज करने लायक लगती है, जिन्हें आप किन किन वजहों से भविष्य में भी याद करना चाहेंगे, विचार कर लेने के बाद ही उन्हें शब्दबद्ध करने की ओर बढ़ें। और देखिए, डायरी बिल्कुल निजी वस्तु है। डायरी जरा भी सार्वजनिक नहीं है। ये अलग बात है कि बाद में कभी वो प्रकाशन योग्य हो तो प्रकाशित की जा सकती है, पर लिखे जाते समय वो नितांत निजी वस्तु है। और यह मानकर ही लिखा जाना चाहिए कि वह किसी और के द्वारा नहीं पढ़ी जाएगी। अगर आप किसी और को पढ़वाने की बात सोचकर डायरी लिखते हैं तो आपकी लेखन शैली, विषय वस्तु के चयन और बातों के बेबाकपन पर पूरा असर पड़ेगा। इसलिए मानते हुए डायरी लिखें कि उसका पाठक आपके अलावा कोई और नहीं है। यह कतई जरूरी नहीं है कि डायरी परिष्कृत और मानक शैली में ही लिखी जाए। देखिए, भाषा के अपने अपने स्तर, अपने अपने रंग होते हैं। हमारी भाषा का स्तर गजानन माधव मुक्तिबोध की भाषा के स्तर का होगा, ऐसा संभव नहीं होता। हमारी जो भी भाषा है, जो भी लेखन की हमारी शैली है, उसी का इस्तेमाल करके डायरी लिख जानी चाहिए। परिष्कार और मानकता का दबाव कथ्य के स्तर पर कई तरह के समझौतों के लिए आपको बाध्य करता है। डायरी लेखन में समझौता परस्ती के लिए कोई जगह नहीं है। डायरी का डायरीपन इसी में है कि आप जो कुछ दर्ज करना चाहते हैं और जिस तरीके से दर्ज करना चाहते हैं करें। डायरी चूंकि नितांत निजी वस्तु है, तो आप जो लिखना चाहते हैं, जिस तरीके से लिखना चाहते हैं, लिखें। इस सिलसिले में भाषाई शुद्धता कितनी बरकरार रहती है और शैली का सौंदर्य कितना सद पाता है, इसकी चिंता ना करें। आपके अंदर के स्वाभाविक वेग से शैली जो रूप ग्रहण करती है, वही डायरी की उचित शैली है। आखिरी पर बहुत अहम बात कि डायरी निजी स्तर की घटनाओं और भावनाओं का लेखा जोखा होने के साथ साथ आपके मन के आईने में आपके दौर का अक्स भी है। आप जिन अनुभवों को वहां दर्ज करते हैं, उसमें आपकी नजर से देखा परखा गया समकालीन इतिहास किसी न किसी मात्रा में मौजूद रहता है। तो जब हम डायरी लिखते हैं तो उसमें हमारा युग झलकता है। अगर ये कथन पूछा जाए तो ठीक होगा, समकालीन समय का वृत्तांत डायरी के साथ साथ चलता है, ठीक कथन होगा। डायरी लिखते हुए ये बात हमारे जेहन में रहे तो अपने काम के महत्व को लेकर हम अधिक आश्वस्त हो सकते। आप भले ही अपने बारे में लिख रहे हैं, आपका युग उसके साथ साथ लिखा जा रहा है। तो जाइए, इन बातों को मद्देनजर यानी ध्यान में रखते हुए अपने रोज के कामों के बीच थोड़ा सा समय डायरी लिखने के लिए यानी खुद को अपना हालचाल बताने के लिए सुरक्षित करें। यदि शब्द बदल दिए जाएं तो डायरी आत्म साक्षात्कार है, ठीक कथन होगा। अगर लिखा जाए परीक्षा में कि डायरी आत्म साक्षात्कार है, ठीक कथन होगा, इसमें कुछ सही और गलत कथन पाठ के साथ ही दिए गए हैं। आइए उनको हल करके देखते हैं। ये प्रश्न संख्या 2 है। सही या गलत हमको तय करना है। डायरी नितांत वैयक्तिक रचना है, ठीक कथन होगा। डायरी स्वलेखन है, जिसमें इसलिए उसमें किसी घटना का एक ही पक्ष उजागर होता है। देखिए, डायरी आप लिख रहे हैं तो केवल आपका दृष्टिकोण ही उजागर होता है, ठीक कथन होगा। डायरी निजी अनुभूतियों के साथ साथ सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य का ब्यौरा भी प्रस्तुत करता है, ठीक कथन होगा। डायरी के साथ हमारा समाज भी झलकता है। डायरी अंतरंग साक्षात्कार है, ठीक कथन होगा। डायरी हमारी सबसे अच्छी दोस्त है, ठीक कथन होगा। तो ये 5 कथन दिए हैं पाठ्य पुस्तक में, पांचों ठीक कथन हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।